नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दरभंगा एम्स पर पीएम मोदी के बयान के बाद इस पर शुरू हुआ सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पीएम मोदी के बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आया और उन्होंने पीएम के बयान को झूठ बताते हुए कहा कि बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए 151 एकड़ जमीन फ्री में दी है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार कर दिया। मांडविया के ट्वीट के बाद फिर तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है और उन्होंने ये सवाल पूछ दिया कि जब जमीन फाइनल नहीं हुई तो पीएम ने एम्स का निर्माण कैसे करा दिया। तेजस्वी के बयान के बाद दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर का ट्वीट सामने आया और उन्होंने पूछा कि आखिर किसके दबाव में एम्स की जगह बदलने के लिए कहा गया। बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने आरोप लगाया है कि डीएमसीएच की जमीन पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों ने कब्जा जमा रखा है और अब सरकार उस जमीन को खाली नहीं करा सकती है। यानी दरभंगा एम्स का निर्माण केंद्र और राज्य सरकार की राजनीति के बीच फंस चुका है। दरभंगा एम्स पर हो रही सियासत के बीच इलाके की जनता ये पूछ रही है कि केंद्र और राज्य की सरकारें ये बताएं कि दरभंगा में अब एम्स बनेगा या नहीं। उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। श्री तेजस्वी यादव जी, आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके घमंडिया गठबंधन के 19 सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री को अन्य जगह एम्स ले जाने के लिए लिखा गया है कि नहीं? आप जवाब देंगे ये किसके इशारे पर हुआ? अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। में राजद जदयू के बीच होड़ मच गई। राजद के जो वरिष्ठ नेता भोला यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि अब दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में नहीं बल्कि जो हया घाट में अशोक पेपर मिल का जो कैंपस है वहाँ एम्स बनेगा। तो जदयू के लोगों को लगा कि तो हाईजैक कर लिया राजद के लोगों ने। तो नीतीश जी बताएं कि भोला यादव ने किस हैसियत से कहा कि हया घाट में एम्स बनेगा और फिर अचानक जो है डीएमसीएच को छोड़कर ये 21 शोभनी में ले आए जहाँ 20 फीट पानी भरा रहता है। तो देखिए, नीतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स बने। अगर दूसरा एम्स बनेगा तो नीतीश कुमार के बजाय नरेंद्र मोदी की जय जयकार होगी, लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। जो कोई न कोई अड़ंगा लगाकर टालना चाहते हैं। तो ऐसे में सियासी घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है। अपने अपने दावे भी हैं। इस बीच जनता सवाल पूछ रही है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा या नहीं होगा। इस पर सुनिए नेताओं का क्या कुछ कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुराने बयान आप उठाइए तो आपको ये पता चलेगा कि पूरी भाजपा डे 1 से दरभंगा एम्स के खिलाफ खड़ी थी। तो जब पूरी बिहार भाजपा ही नहीं चाहती है कि दरभंगा में एम्स बने, तो इन भाजपाइयों को जो सरदार हैं दिल्ली में बैठे मोदी जी, वो कैसे चाहेंगे कि एम्स बने? ये लोग हर हाल में चाहते हैं कि दरभंगा एम्स में अड़ंगा लगे और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स बने। बिहार की सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए 151 एकड़ भूमि की व्यवस्था की। केंद्र की सरकार ने उसे लोलैंड बताया। बिहार सरकार ने अपने खर्च पर 300 करोड़ का प्रावधान किया ताकि मिट्टी की भराई हो सके। उसके बावजूद केंद्र की सरकार का नकारात्मक रवैया दर्शाता है कि यह नहीं चाहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुले। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा कि दरभंगा में एम्स शुरू हो चुका है। ऐसा झूठ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए।
केंद्र सरकार बिहार में सामाजिक उत्थान और विकास हेतु 100% गंभीर है। इसी के मद्देनजर एम्स दरभंगा में निर्माण हेतु त्वरित रूप से राशि का आवंटन किया गया था। ये तो बिहार सरकार की ढुलमुल नीतियों का नतीजा है कि ये प्रोजेक्ट में विलंब हो रहा है। मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी नीतियों में तत्परता लाए ताकि बिहार को एक और एम्स की सौगात मिल सके। नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये बताइए कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा कि नहीं, कि चुनाव के बलिवेदी पर चढ़ा देंगे। बिहार में विकास के लिए जो केंद्र पैसा दे रहा है, जो निर्माण कार्य करा रहा है, उसमें सब जगह आप जो अड़ंगा लगा रहे हैं चुनावी वोट के लिए, कहीं न कहीं कि इसका जस जो है केंद्र सरकार को मिल जाए, इसके डर से, जनता के वोट के डर से कि जनता केंद्र सरकार को वोट नहीं दे दे, इसके डर से बिहार में जो एम्स बनने वाला दरभंगा में था उसको आप जो है चुनावी बलिवेदी पर कब तक चढ़ाते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से बिहार में एम्स निर्माण की घोषणा कर दी गई, जबकि एम्स के लिए जो जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध कराया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक कारणों से और स्थानीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसके दबाव में कहीं न कहीं जमीन लेने से इनकार कर दिया, जबकि बिहार सरकार ने दरभंगा हवाई अड्डे से 7 किलोमीटर की दूरी पर जमीन उपलब्ध कराई थी और उस जमीन का निरीक्षण भी हुआ था और सहमति बिंदु पर जाकर के बाद में उस जमीन को राजनीतिक दबाव के कारण रद्द कर दिया गया। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या जिस पर इस कदर सियासत हो रही है। मोदी सरकार ने 19 सितंबर 2020 को दरभंगा एम्स की अनुमति दी। 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स की घोषणा की गई थी। 1256 करोड़ की लागत से 48 महीने में निर्माण का लक्ष्य रखा गया। बिहार सरकार ने 200 एकड़ जमीन पर एम्स बनाने का प्रस्ताव भेजा। 2020 में केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। डीएमसीएच परिसर में एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स के लिए पीएम को धन्यवाद तब दिया था। 6 सितंबर 2022 को डीएमसीएच में 81 एकड़ जमीन एम्स को ट्रांसफर हुई और बाद में बिहार सरकार डीएमसीएच की जमीन देने से ही मुकर जाती है। 3 अप्रैल 2023 को शोभन बाईपास की जमीन का प्रस्ताव आ जाता है। शोभन बाईपास पर 151 एकड़ जमीन एम्स के लिए आवंटित कर दी गई। जमीन की भराई के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम ने हालांकि इस शोभन स्थान का निरीक्षण किया। कमेटी ने नए स्थल को एम्स के निर्माण के लायक माना नहीं। शोभन बाईपास के एरिया में एम्स का निर्माण संभव नहीं है, यह कहा गया। बिहार सरकार ने एम्स के लिए नए जमीन की मांग बिहार सरकार से एक बार फिर से कर दी गई। अब केंद्र और राज्य इस मसले पर आमने सामने हैं और जानिए कि क्या क्या दावे जो हैं वो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अपने अपने दावों के बीच बिहार सरकार ने जमीन नहीं दी। जमीन लोलैंड एरिया में दी गई। तो एम्स पर सियासत क्यों हो रही है ये जान लीजिए। दरभंगा एम्स जो है वो भौगोलिक दृष्टिकोण से बेहद अहम और खास हो जाता है। करोड़ों की आबादी के लिए एक उम्मीद का केंद्र है ये। पीएम मोदी ने अपने भाषण में दरभंगा एम्स का जिक्र किया, जो कि पार्टी या फिर गठबंधन एम्स को बनवाएगा उससे सियासी फायदा होगा और इलाके की जनता का वोट उस पार्टी या गठबंधन को मिल जाएगा। यही वजह है कि सभी पार्टियों में इसका श्रेय लेने की इस वक्त होड़ मची हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जातीय गणना पर सुनवाई आज होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक सोच एक प्रयास की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। गणना पर रोक लगाने की ये याचिका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक सोच एक प्रयास एनजीओ सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। आपको बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति सर्वेक्षण पर 4 मई को अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया था।
बाद में हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को बिहार सरकार की ओर से कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को वैध और कानूनी ठहराते हुए जातीय गणना को हरी झंडी दे दी। पटना हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां पर हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। 5 मिनी गन फैक्ट्री का इस दौरान खुलासा हुआ है। कारतूस और हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। मुफस्सिल थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें दियारा के इलाके में पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए बड़े हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। देर रात तक गंगा पार बरदह दियारा में पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया। तस्वीरें इस वक्त 2 आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। दियारा इलाके में पुलिस नाव के जरिए पहुंची थी, क्योंकि ये दुर्गम और दुरू इलाके, पुलिस के पहुंचने की भनक तस्करों को लग जाती है और वो फरार हो जाते हैं। लेकिन भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी जो है वो जरूर की गई। 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा और उसके बाद कार्रवाई की भनक लगते ही तस्कर जो थे वो फरार हो गए। और अब बात समाधान के सोमवार की। जी हां, सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगेगा। सीएम से न्याय की उम्मीद में जनता दरबार में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ फरियादियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। अगस्त महीने का दूसरा सोमवार है आज, और सोमवार के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में होते हैं। यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश जनता की फरियाद सुनेंगे और उनसे मिलने के लिए पूरे बिहार से जो फरियादी हैं वो सुबह से ही जनता दरबार पहुंचने लगे हैं। जनता दरबार की जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जो फरियादी हैं लगातार सुबह से आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। इस जनता दरबार में तमाम अधिकारी भी मौजूद होते हैं। मुख्यमंत्री जो भी फरियादी आता है उसकी शिकायत सुनते हैं और तुरंत उसका निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। क्या नाम है आपका? चित्रंजन भारती। कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से। क्या समस्या है? 2013 से रोड का मांग कर रहे हैं, लेकिन निर्माण नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि रोड पास हो गया, अब काम होगा, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, बहुत पुरानी रोड। आपने ऑनलाइन कर लिया? जी, ऑनलाइन कर लिया। जी, उम्मीद है कि? उम्मीद तो है। आपका क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार। कहाँ से आए हैं? जहांगीर बैसी संगड़ा प्रखंड, भागलपुर जिला से। क्या समस्याएं लेकर आए हैं? समस्या आए हैं मैडम कटाव के विषय में। कटाव के विषय में पहले दिए थे, कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी रह गया है। इसी विषय में श्रीमान को कहने के लिए आए हैं कि ताकि और काम हो, ताकि गाँव बचे। तो ये जो तमाम फरियादी हैं वो लगातार आ रहे हैं, अपनी समस्या, अपने गांव की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी समस्या सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे, क्योंकि मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन हर महीने 3 सोमवार के दिन मुख्यमंत्री जनता की फरियाद सुनते हैं, उसका निपटारा भी करते हैं। और जो फरियादी आते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी फरियाद सुनकर उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और बिहार सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बेतिया में बाढ़ को लेकर यह अलर्ट इस वक्त यानी एहतियात और सतर्कता बरतने को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। 24 घंटे तटबंधों की निगरानी अब शुरू कर दी गई है। अभियंता इस निगरानी में जुटे हुए हैं। डीएम ने निचले इलाके में निगरानी के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे टोल फ्री नंबर भी इस वक्त अब काम करना शुरू कर चुका है। 180034561445 टोल फ्री नंबर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। 24 घंटे तटबंधों की निगरानी की जा रही है। अभियंता इस निगरानी में लगे हुए हैं और डीएम ने निचले इलाकों में निगरानी के निर्देश अब जारी कर दिए हैं। अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 42 गांव में बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराता हुआ और ऐसे में डीएम ने लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की अपील कर दी है, सतर्कता बरतने की अपील की गई है।
और बड़ी खबर इस वक्त कोसी बराज से 4,62,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज शुरू हो चुका है। 1989 के बाद अब तक का ये सबसे अधिक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त कोसी नदी से सुपौल, मधुबनी समेत कई जिले प्रभावित होते हैं। बलतारा और कुर्सेला में कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो 3,03,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त हो रहा है। जयनगर, झंझारपुर में कमला बलान खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की जो नदियां हैं उस पर इसका सीधा असर। बिहार की कई प्रमुख नदियों में इस वक्त जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,03,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जो हो रहा है उससे डुमरिया घाट में गंडक जो है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है और जयनगर, झंझारपुर, कमला बलान में भी ये खतरे के निशान को पार कर चुकी है। कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में गंगा में आई हालांकि कमी जो है वो लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर दे रही है जिला प्रशासन और इंजीनियरों को, लेकिन तब भी अलर्ट पर रहने के निर्देश बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और बूढ़ी गंडक का जलस्तर उफान पर है और बाढ़ की आशंका से हाहाकार मचा हुआ है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार सरकार ने बाढ़ के खतरे के मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया हुआ है और पहली तस्वीर राजधानी पटना की है जहां पर दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर लगभग 49 मीटर के आसपास पहुंचा हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंगा नदी के जलस्तर में अभी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया की है जहां गंडक नदी लोगों को डरा रही है। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। पल पल तटबंधों की निगरानी की जा रही है। सरकार ने अपडेट लेने के लिए टोल फ्री नंबर भी अब जारी कर दिया है। वहीं तीसरी तस्वीर सुपौल की है जहां 33 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। कोसी से लगभग 4,39,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। साल 1989 में कोसी से इतना पानी छोड़ा गया था और अब जाकर इतना पानी कोसी बराज से डिस्चार्ज हुआ है और इसका असर आसपास और तटीय जो गांव है वहां पर नजर आएंगे। प्रशासन अलर्ट हो चुका है। लोगों से निचले इलाके को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की जा रही है। तो कोसी बराज से पानी के डिस्चार्ज का 33 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद सुपौल में लोग अब डर के साए में जी रहे हैं। कोसी नदी के रौद्र रूप को देख प्रशासन और लोग जो हैं वो सावधान हो चुके हैं। तटबंधों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सुपौल के डीएम कौशल कुमार ने सभी मुखिया को फोन कर लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाने की अपील की है। डीएम से बात की हमारे फ्लड रिपोर्टर अमित झा ने। के बाद ये पहली दफा है कि कोसी में इतना बड़ा डिस्चार्ज सामने आया है। 4,62,000 क्यूसेक डिस्चार्ज होने के बाद डीएम सुपौल लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो ऊंचे स्थानों पर शरण ले, लेकिन अभी भी लोग तटबंध के भीतर जमे हुए हैं और डीएम लगातार तटबंधों का जायजा भी ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुपौल के डीएम कौशल कुमार सर। सर, लोगों से क्या अपील की जा रही है? अभी आज कोसी का डिस्चार्ज 4,62,000 हुआ है और संभवतः 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में पानी कोसी महासेतु के डाउनस्ट्रीम में भी आ जाएगी। हालांकि ये डिस्चार्ज अभी तक पिछले वर्षों का सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी अपर रीचेस के कोसी के अपर रीचेस में पानी रुक गई है, वर्षा रुक गई है और डिस्चार्ज जो बराज क्षेत्र में कम होने लगा है। लेकिन बराज क्षेत्र से बराज तक बहुत सारे नाले होते हैं, इससे पानी आ रहा है, इसलिए डिस्चार्ज अभी मेंटेन्ड है। लोगों से अपील है कि पानी, हम लोग अभी अपील कर रहे हैं कि लोग अगर घरों में पानी घुसने की संभावना है तो वो निकल जाए, अपने घर ऊंचे शरण स्थल पे चले जाएं। वहाँ पे व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और तटबंध पर किन जगहों पर दबाव है और कहाँ पर अभी युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पूरे 6 बाढ़ प्रमंडल हैं। बाढ़ प्रमंडल के अंतर्गत सभी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता का बीट बटा हुआ है। सभी अलर्ट मोड में है। कुछ तटबंध पे, कुछ स्तर पे दबाव आया है, लेकिन अभी पानी और आएगी, उसके बाद दबाव की क्या स्थिति तभी जायजा ले पाएंगे हम लोग। सर, कितना खतरा है लोगों को अभी आने वाला 5 घंटा 7 घंटा जो है, कितना क्रूशियल हो सकता है? हमें लगता है कि ये पानी जो है, चूंकि पानी का डिस्चार्ज बराज क्षेत्र में कम हो रहा है, तो ये पानी फ्लैश फ्लड के रूप में निकल जाएगा। फिर भी हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। फ्लैश फ्लड के रूप में आता है पानी तो कई घरों को बहाने की संभावना रहती है। लोगों से अनुरोध है कि अलर्ट रहें और ऊंचे स्थल पर निश्चित रूप से चले जाएं
सर बराज क्षेत्र में पानी का डिस्चार्ज काफी कम है और अचानक बराज से इतना बड़ा लेवल में पानी का डिस्चार्ज कैसे हो गया? न्यूज 18 भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने ऊंचे स्थानों पर शरण ले ताकि आप सुरक्षित रह सकें। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, कोसी तटबंध, सुपौल। भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भागलपुर के शंकरपुर दियारा में पानी भर जाने से लोग अब अपने घर को खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों के आने जाने का अगर कोई एकमात्र साधन इस वक्त है तो वो नाव है। तो ऐसे में ये देखिए तस्वीर जिस तरीके की नजर आ रही है, अब लोग एहतियात बरतते हुए ऊंचे स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि निचले इलाकों में हर तरफ पानी का साम्राज्य नजर आने लगा है। गंगा ने विकराल रूप इस वक्त धारण कर लिया है और जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।